कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कोशिश करके देख मुसाफिर, चकनाचूर लोहा भी हो जाएगा। पत्थर की क्या बात करें, वह तो पानी बन जाएगा। कोशिश करके देख मुसाफिर। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? भगवान से कामना करता हूँ कि आप सकुशल हों और आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम लोग सभी गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे जो बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा से संबंधित है। आप लोग बड़े ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव को देखिएगा क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछ देगा और इसमें से ही पूछेगा, ये आप निश्चिंत रहें। तो चलिए हम आज पूरे गद्य खंड को ख़त्म कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है बातचीत पाठ के अंतर्गत कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। इसका जवाब हो जाएगा ललित निबंध, यानी सुंदर सा निबंध है। सीधे निबंध भी रहे तो वो भी जवाब हो सकता है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? इसका जवाब होगा भारतेंदु युग। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के जो है निबंधकार थे। जबकि किस काल के पूछे तो आधुनिक काल बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जवाब होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। जब हम अपने आप से बातचीत करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या हम में गुण है, क्या दोष है, क्या हमारा गलती हुआ, और उस सबको हम सुधारते हैं और इससे हम अच्छे आदमी बनते हैं। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर, यानी चुपचाप होकर के अपने आप से बातचीत करते रहना। ये बातचीत का उत्तम तरीका है, बालकृष्ण भट्ट ने बताया है ना। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है ना, आप लोगों को पता होगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था जो कि व्यापारी थे, और माता का नाम पार्वती देवी था, पता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? यानी बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होता है? इसका जवाब होगा बच्चों आत्मीयता, यानी अपनापन। यदि मान लो संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनापन है ही नहीं तो वो तो कोई बातचीत नहीं हुई ना। असल में बातचीत तब तो नहीं ना हुआ। तो आत्मीयता, अपनापन संवाद में महत्वपूर्ण होता है, बातचीत में महत्वपूर्ण होता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कब हुआ था? जवाब होगा 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 6 है, संयोगता स्वयंवर रचना है, किनकी रचना है? श्री निवास दास की रचना है। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? देखिएगा आप लोग, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें प्यारे बच्चों इसका परीक्षा गुरु हो जाएगा। ये सब रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है, परीक्षा गुरु इसमें से नहीं होगा। याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, 100 अजान 1 सुजान, इसमें से कोई पूछे कौन लिखा है तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है इसमें से? तो इसका जवाब होगा रेल का विकट खेल। कछुआ धर्म तो नहीं होगा क्योंकि ये तो उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो इसका जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट की रचना रेल का विकट खेल। प्रश्न संख्या 9, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? इसका जवाब होगा हिंदी प्रदीप। इसी का वो संपादन करते थे, इसी पत्रिका को निकालते थे महीने में। बातचीत किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है ना? तो इसका जवाब हो जाएगा बच्चों निबंध। बातचीत जो है निबंध है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के मुख से। रॉबिन्सन क्रूसो जो है लोगों की बात कब सुनी, लोगों का मुंह कब देखा था? 16 वर्ष के बाद। किसका बात सुना सबसे पहले? तो फ्राइडे का बात सुना, है ना। उससे पहले वो जंगल में रहता था रॉबिन्सन क्रूसो, जानवरों के साथ रहता था, घूमता था। तो पहली बार 16 वर्ष के बाद जो है वो किसी इंसान का मुंह देखा, है ना। और किसके मुंह से बात सुना? तो फ्राइडे के मुंह से। 12 बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन है? जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, बातचीत करने का क्या ढंग होना चाहिए, वो सिखाने की कोशिश करते हैं लेखक बातचीत के माध्यम से। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? बालकृष्ण भट्ट को कौन व्यक्ति जो है अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और अंग्रेजी साहित्य के जो स्टील है उससे तुलना की है भट्ट जी की? किसने? इसका जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल ने। यदि क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का एडिशन किसे कहा जाता है या हिंदी साहित्य का स्टील किसे कहा जाता है,
तो उसमें भी होगा बालकृष्ण भट्ट, ध्यान रखिएगा। ये पूछे कि भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य का एडिसन और स्टील किस श्रेणी में कौन रखा है, किसने कहा उन्हें, उससे तुलना की, तो रामचंद्र शुक्ल। 15 है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही उनका जो है निवास स्थान रहा है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, आपने इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन देखा, हिंदी प्रदीप। 17 बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, 1877 ईस्वी में। 18 नंबर में है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है इसमें से। तो देखो पद्मावती वही लिखे, वेणी संहार वही लिखे, ये मेघदूतम नहीं होगा, मेघदूतम ही इसका जवाब होगा। मेघदूतम वो नहीं लिखे क्योंकि ये कालिदास की रचना है। फिर मेघनाथ वध भी वही लिखे। तो आपको पूछ सकता है कि पद्मावती या वेणी संहार या मेघनाथ वध कौन लिखे, तो इसका जवाब होगा वही बालकृष्ण भट्ट ही। लेकिन मेघदूतम किसका है, कालिदास का रचना है। आप देखिए कौन सा रचना या कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है इसमें से, तो इसका जवाब होगा सी, 100 अजान एक सुजान। ये उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा है। 20 नंबर है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक शुरू होने से पहले जो मंगल पाठ गाया जाता है, भगवान सबका नाम लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब आप देख पा रहे हैं, बी होगा नांदी पाठ। ठीक है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, 16 वर्ष तक। प्रश्न संख्या 22 कहता है बच्चों कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है, तो बेन जॉनसन ने कहा है। 23 है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका विचार है, या किसका मत है। कौन कहे हुए हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, इसका जवाब होगा एडिसन। एडिसन ने ये बात कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है ना। तो आपने पढ़ा ही है अभी कि 2 लोगों के बीच की बातचीत को एडिसन ने जो है असल बातचीत कहा है, जबकि लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट वो असल बातचीत अपने आप से बातचीत करना को कहा है। लेकिन एडिसन का क्या मत है, असल बातचीत 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। जब ये 3-4 लोग आएगा तो बातचीत सही नहीं रह पाएगा, हंसी मजाक हो जाएगा, लोग सही से अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। 25 बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, इसका जवाब होगा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तमाम जो बोझ रहती है मन के अंदर, जो घुटन बनी रहती है, शिकायत शिकवा गिला, वो खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, दुनिया गूंगा सा लगेगा किसके ना होने से, तो वाक शक्ति, बातचीत करने की शक्ति यदि लोगों में नहीं रहे तो दुनिया गूंगा लगेगा कि नहीं लगेगा जी। क्वेश्चन नंबर 27 है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला, ये कहाँ के लोगों में है, तो यूरोप के लोगों में। थैंक यू, एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग, कितना अच्छा से बोलते हैं। 28 बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं, मैंने बताया था लेखक के बारे में काल पूछे तो आधुनिक काल बताइएगा गद्यखंड में, जबकि बालकृष्ण भट्ट किस युग के यदि पूछता तो भारतेंदु युग, जो कि आपको लिखा हुआ था ऑब्जेक्टिव में। आइए लेसन 2 पर चलते हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब की रचना है, इसको ध्यान से देखिए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, जवाब होगा अमृतसर। दूसरा है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो इसका जवाब होगा माझे। लहना सिंह के गांव का नाम माझे रहता है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है तीसरा क्वेश्चन लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह जो है जमादार था। क्या था, जमादार था लहना सिंह। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, लहना सिंह कौन से पद पर था, तो जमादार के पद पर था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो होगा वजीरा सिंह के गोद में उनकी जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद ये पलटन होना चाहिए, पलटन हो गया। पलटन का विदूषक कौन था, यानी कि सेना जो थे, सेना के समूह को कहते हैं, बटालियन जो रहता है उसे कहते हैं पलटन। उसका विदूषक यानी उस सबको हंसाने मजाक करने वाला व्यक्ति कौन था उस समय, तो उसका जवाब हो जाएगा वजीरा सिंह। वजीरा सिंह सबको हंसाता मजाक करता रहता था, हंसाने मजाक करने वाले को ही विदूषक कहते थे। सेना के समूह को हंसाने मजाक करने वाला यानी विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। 6 नंबर क्वेश्चन है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, जवाब होगा बोधा सिंह। 7वां क्वेश्चन है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाही किससे लड़ रहे थे, तो जर्मनी से लड़ रहे थे। अगला है जर्मन लपटन को किसने मार गिराया, इसका जवाब होगा लहना सिंह ने जर्मन लपटन को मार गिराया।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बुआ, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। पूछ देगा कि लहना सिंह का नंबर क्या था, है ना। सिख राइफल्स उसके बटालियन का नाम था, जैसे BMP 13 नाम है ना वैसे। तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो 77 था, 77। 10, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी। सरकार जो है सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, तो लायलपुर में ज़मीन दी थी। सूबेदार को कहाँ ज़मीन दी थी, तो लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था गुलेरी जी का जन्म, तो इसका जवाब होगा जयपुर राजस्थान। ये भी पूछ सकता है गुलेरी जी का जन्म स्थान, तो जयपुर राजस्थान। लेकिन गुलेरी जी का मतलब निवास स्थान पूछे तो बताइएगा गुलेरी जी है ना, तो गुलेर में उनका जो है निवास स्थान रहा है, यानी गाँव उनका गुलेर हुआ। हिमाचल प्रदेश में जो है कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिला में जो है गुलेर गांव के रहने वाले थे, उसी के नाम पर उन्होंने अपने नाम में गुलेरी लगा लिया था। उसने कहा था, लेकिन निवास स्थान जन्म स्थान पूछे तो जयपुर राजस्थान पूछता है ऐसे क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, इसका जवाब होगा बच्चों 1915 ईस्वी में जो है उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म नाम का जो रचना है वो कौन लिखे हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पुरानी हिंदी रचना है किनकी है, पुरानी हिंदी रचना, तो क्या होगा इसका जवाब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें, और अगला क्वेश्चन है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है इस सब में से, तो इसका जवाब हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। बाकी सब निबंध जो है ये सब ये देवहाना प्रिय पुरानी हिंदी ये सब जो है गुलेरी जी की है, खाली मजदूरी और प्रेम उनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, ये होना चाहिए कुरमाई, गलती हो गया है, कुरमाई है, कुरमाई। कुरमाई, कुरमाई का अर्थ क्या होता है, तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। जैसे शादी से पहले छेका छेकी होता है ना, उसे कहते हैं मंगनी या कुरमाई। कुरमाई का अर्थ क्या है, तो मंगनी है इसका अर्थ, छेका छेकी, कुछ पैसा दे दिए कुछ ये दे दिए ताकि अब शादी होगा ही, वही होता है कुरमाई या मंगनी। 18 बोधा कौन था या बोधा सिंह कौन था पूछ देगा, तो जवाब होगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, कौन कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है इसमें से, तो आपको पता है उसने कहा था। 20 है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है इस समय से, तो इसका जवाब होगा कफन। ये कफन जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ये उनकी नहीं है। बाकी सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा कांटा होगा, बुद्धू का कांटा, ये सब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, खाली कफन इसमें से नहीं है उनकी रचना। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, देखिए जन्म तो हुआ था जयपुर राजस्थान में, निवासी कहाँ के थे, जवाब होगा गुलेर के। 22 नंबर है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, कौन लिखे हैं उसने कहा था, बताइए आपको। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे, जवाब होगा द्विवेदी युग। ये ऐसे गलती लिखा गया है, ऐसे होगा द्विवेदी युग। आपको पता है ना बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग, और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वो द्विवेदी युग के रचनाकार थे, जो कि काल पूछे तो दोनों आधुनिक काल के ही थे। आगे देखते हैं उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है, कितने भाग में ये लिखी गई है, उसने कहा था कहानी, तो 5 भागों में। 25 नंबर क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, इसका जवाब हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, जवाब होगा उसने कहा था। उसने कहा था ही कहानी में लहना सिंह है 27। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, इसका जवाब होगा कर्म प्रधान कहानी है। कुछ किताबों में टारगेट वगैरह की किताबों में चरित्र प्रधान दे दिया है, वो गलत है, ध्यान रखिएगा, कर्म प्रधान। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान कहानी है, इसमें कर्म के बारे में बताया गया है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो जवाब कौन होगा आप लोग बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुरानी हिंदी रचना है। अच्छा किरत सिंह कौन था, किरत सिंह जो रहता है वो कौन रहता है, तो लहना सिंह का भतीजा रहता है किरत सिंह। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, कहता था लड़की को लहना सिंह कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी मंगनी हो गई, ये कहता था। 31 लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। लपटन साहब जो रहते हैं वो सूबेदार को कितना आदमी को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं खंदक में, गड्ढा में, जवाब होगा 10 आदमी को।
10 आदमी को कहते हैं लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कि 10 आदमी को छोड़ दो यहाँ। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो जवाब इसका होगा मामा। लहना सिंह के मामा रहते थे अमृतसर में। 33 है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? जवाब होगा वजीरा सिंह को। लहना सिंह भेजता है वजीरा सिंह को कि जाओ सूबेदार को बुला के लाओ। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा कि सूबेदारनी कि हमारे पति और पुत्र की रक्षा करते रहना? तो इसका जवाब होगा लहना सिंह को कहा। उसी को बचाने में लहना सिंह मर भी जाता है। चलिए, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? जवाब होगा वजीरा सिंह। ये भी पूछ सकता है किसके गोद में लहना सिंह मर गया? तो वजीरा सिंह के। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो जवाब तो आप जान ही रहे हैं, अमृतसर के रहने वाले थे। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था इससे पहले। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो जवाब हो जाएगा 1915 की रचना है, ये उसने कहा था। इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा उसने कहा था। उसने कहा था ही कहानी को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर कहा जाता है। यदि ये कहानी नहीं आती, उसने कहा था 1915 ईस्वी में, तो आज जो सुंदर सुंदर कहानी आप सुनते हैं उसका रास्ता साफ नहीं होता। लोग नहीं समझ पाते कि ऐसे भी कहानी लिखा जा सकता है। तो वैसी ये कहानी है। आइए तीसरे चैप्टर को देखते हैं, संपूर्ण क्रांति को देखते हैं। किसने कहा था अभी ना जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है? यानी कि कितना बहुत ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत है यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को। अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना है। एक बात कौन कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हो गया? इसका जवाब होगा विलिंगडन नर्सिंग होम। विलिंगडन नर्सिंग होम में जो है उनका निधन हो गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? इसका जवाब होगा अमेरिका का दलाल कहा गया था जयप्रकाश नारायण को। देखते रहिए। 4 नंबर, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान था। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव का जो भाषण सुने ना वो इंडिया में, और उससे उनको लगा कि अमेरिका जाकर के एक बार घूमना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए चीज़ें। तो स्वामी सत्यदेव से प्रेरणा मिली और उसके बाद वो अमेरिका गए थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? इसका जवाब होगा सदानंद जी। सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? इसका जवाब होगा बिहार विद्यापीठ। पटना में है ये बिहार विद्यापीठ, वही पटना के बिहार विद्यापीठ से जो है उन्होंने ISC की परीक्षा पास की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई? इसका जवाब होगा बच्चों 1924 ईस्वी में। वही 1924 में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी भी बन गए थे। देखिए क्वेश्चन आ गया, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जवाब होगा 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इसमें से कौन है? इसका जवाब होगा मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जो 1974 में भाषण दिए थे? संपूर्ण क्रांति भाषण कब दिया गया था? 1974 में। तो पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जो भाषण दिए उस समय 1974 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे? तो जवाब होगा अब्दुल गफूर। ठीक है। उसके बाद किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा बच्चों 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को उनका जो है जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो जवाब आप जान रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जयप्रकाश नारायण होगा इसका जवाब। जयप्रकाश नारायण ने ही रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी लिखा है, जो कि निबंध के स्टाइल में है ना। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका जवाब होगा 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? जवाब होगा 1998 ईस्वी में उनको जो है भारत रत्न दिया गया, उनके मरने के बाद। ठीक है, बहुत दिनों के बाद उनके मरने के। उर्वशी किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों, उर्वशी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है। अच्छा, माटी की मूर्तें रचना किसकी है? इसका जवाब हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? जवाब होगा साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी जो है प्रसिद्ध है। आइए 22 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है?
लोकनायक हो जाएगा, लोकनायक। ठीक। 23 नंबर देखिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण, संपूर्ण क्रांति जो पाठ है, भाषण है ना, कैसा भाषण है, ऐतिहासिक भाषण है, वो कहाँ और कब दिया था? तो पटना में 5 जून 1974 को ये भाषण दिया था, संपूर्ण क्रांति। उसमें नारा भी क्या था? संपूर्ण क्रांति। बार बार संपूर्ण क्रांति कह रहे थे भाषण में, इसीलिए उस नारा के कारण इस भाषण का ही नाम संपूर्ण क्रांति हो गया। 24 नंबर है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जवाब होगा बाउल, बाउल। 25 है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका जवाब हो जाएगा बच्चों 1974 ईस्वी में जो है वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। 26 है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? इसका जवाब होगा हरसू दयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? पता है आपको? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति भाषण है, भाषण थे ना दिए। 29 देखिए, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की देन है। कौन नारा भी दिए है ये? संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया? तो वही कहिएगा। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण ने करना है। कौन भारी बात है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा में हुआ था। ठीक है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में जब भाषण दिए तभी ना संपूर्ण क्रांति शुरू हुआ, उस नारा के साथ। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब होगा मैग्सेसे सम्मान, है ना। समाज सेवा जो करते थे उसके लिए उन्हें मैग्सेसे सम्मान से नवाजा गया था, मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? इसका जवाब होगा बच्चों ईश्वर अय्यर। जब मद्रास वो गए थे तो वो अपने दोस्त ईश्वर अय्यर के साथ जो है रुके हुए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को अब आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, कहीं कोई दुश्वारी बिल्कुल नहीं आ रही होगी। उसके बाद भी यदि डाउट्स हों तो आप हमसे संपर्क करके अपने डाउट्स को निश्चित रूप से ख़त्म कर लें, ताकि आगे कोई दिक्कत नाम की चीज़ ना हो आपको। अच्छा, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन यह रह सकता है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, इस लेख के लिए, है ना, सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला था? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति एक लेख लिखाया गया था, तो इसके लिए किसको सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो इसका भी जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जब पढ़ाई लिखाई करते थे उस समय एक निबंध लिखने के लिए कहा गया, बिहार में हिंदी की जो है वर्तमान स्थिति कैसी है, तो सबसे अच्छा यही लिखे थे, इसलिए उन्हें उस समय से सबसे बढ़िया पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। चलिए पढ़ते हैं अर्धनारीश्वर पाठ की ओर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है इसमें से? तो अर्धनारीश्वर। ठीक है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? इसका जवाब होगा बेगूसराय। सिमरिया जो है, सिमरिया बेगूसराय बिहार में जन्म हुआ था उनका। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस चीज़ का गुण होता है? नारी और पुरुष दोनों के गुण होते हैं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कविता की पुस्तक कौन है पहली उनकी? तो प्राणभंग, प्राणभंग या प्रणभंग, नहीं प्रणभंग ही होगा, प्रणभंग। ठीक है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर में पत्रिका आती थी उस समय में, उसी में उनकी पहली कविता छपी थी। अगला देखिए, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? इसका जवाब होगा 1925 ईस्वी में सबसे पहली कविता उनकी निकली थी। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? गौतम बुद्ध और महावीर जो है नारी को कौन सा अधिकार दिए हुए थे? जवाब होगा भिक्षुणी होने का। ठीक है। 10 नंबर है, पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है, पुरुष जैसे करने लगता है नारी, तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? जवाब होगा प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का, है ना। पुरुष यदि स्त्री के जैसे धीमा बोले, सब कुछ कोमल रहे, ठीक रहे, तो वो देवता है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? यानी अर्धनारीश्वर कौन सी विधा की रचना है? कौन सी विधा की रचना है अर्धनारीश्वर? तो प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर जो है वो एक निबंध है। क्या है? निबंध है।
इसमें ये गलत आ गया है, निबंध होगा। अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, नारी जैसे रहने का अभ्यास किया था? तो गांधी जी ने। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है, कल्पना के तहत, कल्पना जैसा कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 14 नंबर, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? इसका जवाब होगा जूठन, पता है ना। बाकी उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की उत्कृष्ट रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? इसका जवाब होगा परशुराम की प्रतीक्षा, ये उन्होंने ही लिखा है। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? उनके किस किताब पर? तो उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति की चर्चा जिसमें है, कविता का किताब का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? कल्पनात्मक रूप है अर्धनारीश्वर किसका? तो शिव और पार्वती का। गांधारी थी, गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ का नाम गांधारी थी। चलिए, प्रेमचंद थे, मुंशी प्रेमचंद को आप जानते होंगे। प्रेमचंद थे, क्या थे? तो प्रेमचंद जो है वो कथाकार थे, कहानी सम्राट कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म प्यारे बच्चों 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। दिनकर किस युग के कवि रहे हैं? तो दिनकर जो है छायावादोत्तर युग के रचनाकार रहे हैं। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो इसका जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इसी किताब के लिए उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है इस सब में से? जवाब होगा शुद्ध कविता की खोज, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। आइए 5वां चैप्टर को देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का पूरा नाम यही है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? रोज कहानी का दूसरा नाम गैंग्रीन भी है। गैंग्रीन, रोज कहानी का दूसरा नाम क्या है? गैंग्रीन भी है। ठीक है। अज्ञेय मूलतः क्या रहे हैं? तो अज्ञेय मूलतः कहानीकार थे, लिखते तो थे सब कुछ, लेकिन मूल रूप से कहानीकार थे। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से पास किया था? इसका जवाब होगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाशित किए? तो इसका जवाब होगा 1924 ईस्वी में अज्ञेय जी की जो है पहली कहानी आई थी। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या रहता है? रोज पाठ जो है इसमें महेश्वर नाम का एक डॉक्टर रहता है ना, जो गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता है। तो उसके पत्नी का नाम क्या रहता है? तो मालती रहता है। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? यानी कौन सी कहानी को गैंग्रीन नाम भी कहा जाता है? तो रोज होगा। ठीक है, रोज कहानी को ही गैंग्रीन भी कहा जाता है। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे? तो जवाब होगा 4 वर्ष के बाद वो मिलने के लिए आए थे, है ना। मालती जो है उनकी बहन रहती है, चचेरे पास की, लेकिन दोस्त जैसे रहते हैं वो लोग। लेकिन शादी हो जाने के बाद वो लोग नहीं मिलते हैं। 4 वर्ष के बाद जो है मालती से लेखक मिलते। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो इसका बच्चों जवाब होगा गैंग्रीन रोग का जो है महेश्वर यानी कि मालती के पति इलाज करके आए थे। 9 है, मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर था। ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ कौन देगा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही ना देगा। अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? हाथ से लिखा हुआ पत्रिका कौन सा वो अच्छा निकालते थे घर से ही? तो आनंद बधू। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 कहता है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका जवाब होगा पत्रिका सेवा। अज्ञेय जी की जो पहली कहानी छपी थी वो पत्रिका सेवा नामक पत्रिका में छपी थी। 13 नंबर है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? जवाब होगा आम। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? तो महेश्वर ही तो डॉक्टर था, मालती के पति। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? जवाब होगा 10 वर्ष की उम्र में। मालती का पति क्या है? तो मालती का पति डॉक्टर है। तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक कौन लिखते थे? इसके संपादक कौन रहे? तो जाहिर सी बात है अज्ञेय जी ही थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो हैं वही तारा सप्तक का संपादन करते थे। 18 नंबर है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है?
किस वाद के लेखक थे अज्ञेय जी? तो प्रयोगवाद, प्रयोगात्मक कविता रचना सब करते थे वो, प्रयोगवाद के। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? इस 4 जो रचना है इसमें अज्ञेय जी का रचना कौन है, नाटक कौन है? तो जवाब होगा इसमें सबसे पहले तो ये जानिए कि इसमें उत्तर प्रियदर्शी जो है, उत्तर प्रियदर्शी, ये अज्ञेय जी का नाटक का नाम है ना। 20 नंबर है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंध रखता है? गैंग्रीन क्या होता है? तो एक बीमारी का नाम होता है गैंग्रीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? मालती और महेश्वर जो है, महेश्वर तो डॉक्टर रहता है, मालती उसकी पत्नी, तो उसके बच्चे का नाम क्या रहता है? टीटी रहता है, टीटी, बच्चा का नाम टीटी रहता है। तो या तो हमेशा रोता ही रहता है या हमेशा सोता ही रहता है, टीटी, समझे। अब आइए, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इसका जवाब होगा अज्ञेय जी ने लिखा है। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस किताब के लिए मिला था? जवाब होगा कितनी नावों में कितनी बार, इसी चीज़ के लिए जो है अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो जवाब हो जाएगा 7 मार्च 1911 ईस्वी को। अज्ञेय का पिता का नाम क्या था? अज्ञेय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, ठीक है। कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है? जो किताब सबका नाम है उसमें कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है? इसका जवाब होगा हरी घास पर क्षण भर, ये पुस्तक अज्ञेय जी की ही लिखी हुई है। कौन सी रचना इसमें से अज्ञेय जी की नहीं है? तो जवाब होगा तिरिच, उदय प्रकाश की रचना है ना तिरिच, बाकी सब ये सब जो है ये अज्ञेय जी की ही रचना है। चलिए, रोज कहानी की नायिका कौन है? क्या नाम रहता है रोज कहानी की नायिका का? तो मालती नाम रहता है। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो इसका जवाब होगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई, जो कि लेखक खुद हैं, वही मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो है वो आते हैं। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? कितने बजे रोज कहानी का सारा काम काज हो जाता है? तो इसका जवाब 11 बजे होना चाहिए बच्चों, 11 हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर, कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है ये सब में से? तो इसका जवाब हो जाएगा अज्ञेय जी की नहीं जो रचना है वो हो जाएगा पल्लव, पल्लव उनकी रचना नहीं। कौन सी कृति इसमें से अज्ञेय की है? तो नदी के द्वीप अज्ञेय जी की ही रचना है। अच्छा, रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक कहानी है। रोज क्या है? एक कहानी है। 1 मिनट, थोड़ा इधर आ जाइए। यह सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? अब देखिए, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक नाटक कौन लिखे हैं? तो अज्ञेय जी लिखे। 35, शेखर एक जीवनी, ये जो किताब है ये किस विधा की रचना है? ये क्या है? शेखर एक जीवनी जो किताब है वो क्या है? निबंध है कि आलोचना है कि उपन्यास है कि जीवनी है? तो इसका जवाब होगा उपन्यास। अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? तो अज्ञेय की माँ का नाम जो है व्यंती देवी, व्यंती देवी था, ठीक है। रोज कहानी की नायिका है, कौन है रोज कहानी की नायिका? जवाब हो जाएगा मालती। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। आइए, एक लेख और एक पत्र को पढ़ते हैं। नामवर सिंह की रचना है, ध्यान से सुनिएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो नामवर सिंह है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब भी कुछ कुछ ले लिए गए हैं जो कि अलग अलग चैप्टर के। तो भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अगला है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? इसका जवाब होगा 1926 ईस्वी में उन्होंने जो है भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह मिलकर के हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए? इसका जवाब होगा 12 वर्ष की उम्र में। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? 1921 ईस्वी में। ये भगत सिंह का जो एक लेख और एक पत्र है उसके अंतर्गत का क्वेश्चन सब आ गया है, इसी को पहले देख लीजिए। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? इसका जवाब होगा गदर पार्टी, गदर पार्टी। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ? इसका जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है?
तो इसका जवाब हो जाएगा परिवेश। ये उन्होंने नहीं लिखा है, बाकी सब उन्हीं का है। ठीक है, आइए। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? गणेश शंकर विद्यार्थी का कौन पत्रिका से भगत सिंह जुड़े हुए थे? तो जवाब होगा प्रताप। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? प्रेम। प्रेम सब पर वो विश्वास नहीं करते थे। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? तो आत्महत्या को। 13 सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा का गठन किया। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? सजा के संबंध में भगत सिंह का क्या विश्वास था? तो इसका जवाब होगा मृत्युदंड। ये अच्छा है। 15 प्रिंस क्रोमोटकिन कौन था? तो इसका जवाब होगा अर्थशास्त्र का विद्वान। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? जवाब हो जाएगा 23 मार्च 1931। अच्छा, अब देखिए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी में हुआ था। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह हो जाएगा। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का लिखा हुआ है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? देखिए ऑप्शन, कानपुर, पटना, वाराणसी, कलकत्ता। कलकत्ता से निकलती थी, जो कि आज कोलकाता बन गया। भगत सिंह प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, या किसका लेख है? कौन लिखे है मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह। बंदी जीवन किसकी कृति है? कौन लिखे है बंदी जीवन? तो जवाब आप समझ रहे हैं कौन होगा? इसका जवाब होगा सचिंद्रनाथ सान्याल, उन्हीं की रचना है। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? कब मृत्यु दे दी गई थी उनको? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को उन्होंने जो है पत्र लिखा था। कौन सा पत्र? एक लेख और एक पत्र। इसलिए एक लेख और एक पत्र को ऐतिहासिक पत्र कहते हैं। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ये दोनों जो है उनके भाई थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे, या किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? जो हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। वो सदानीरा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो वो सदानीरा है। वो सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? किस विधा के अंतर्गत है? क्या है ये? कहानी है कि निबंध है कि क्या है? इसका जवाब हो जाएगा निबंध। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो मूलतः वो नाटककार थे। हालांकि लिखते थे और भी रचनाएं, लेकिन ज़्यादातर नाटक ही लिखते थे जगदीश चंद्र माथुर। वो सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? इसका जवाब होगा बच्चों चंपारण से पर लिखी हुई है ये। चलिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? चंद्र माथुर को किस राज्य का शिक्षा सचिव बनाया गया? तो मध्य प्रदेश का। 7वां देखिए, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं सदी, अभी तो 21वीं सदी चल रहा है ना। 12वीं सदी के लगभग 300 साल तक किस वंश का शासन था? तो कर्नाट वंश। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? नील की खेती अंग्रेज लोग करता ही था। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? 1325 ईस्वी में। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? बंधुआ मजदूर होते थे। धांगड़ कौन होते थे? बंधुआ मजदूर होते थे, जो कि नील की खेती के लिए लाए गए थे। 18वीं शताब्दी के अंत में धांगड़ों को नील की खेती के लिए लाया गया। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी जो है एक शिक्षक थे। समझ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? इसमें से तो कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर की नाटक है। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्यावारिधि। जगदीश चंद्र माथुर को विद्यावारिधि की उपाधि मिली हुई है। माथुर जी भितिहरवा पहुंचने पर किससे मिले, है ना? ये जो है जगदीश चंद्र माथुर का जो पाठ है उसमें भितिहरवा पहुंचने पर किससे मिले? तो जवाब होगा पुंडलिक जी से मिले।
पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी, निडर होना किससे सीखा? तो गांधी जी से सीखा पुंडलिक जी ने, है ना। गांधी जी ही उनको जो है अपॉइंट किए हुए थे शिक्षक के रूप में भितिहरवा स्कूल में पुंडलिक जी को। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो गयासुद्दीन तुगलक का। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? तो छोटा नागपुर से आए। धांगड़ कौन थे? तो छोटा नागपुर से के पठान से, छोटा नागपुर के पठार से लाए गए बंधुआ मजदूर थे, जो कि नील की खेती के लिए बिहार के चंपारण लाए गए थे धांगड़ सबको। गांधी जी चंपारण में कब आए? 18वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, कब आए? तो इसका जवाब हो जाएगा अप्रैल 1917 में आए थे गांधी जी। तीन कठिया प्रथा का संबंध है, किससे है? तो नील की खेती से। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो भिखना थोड़ी तक जाती है। बराज कहाँ बन रहा था? तो भैंसालोटन में, भैंसालोटन जगह का नाम है, वहीं पर बैराज बन रहा था। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रपाली जो रहती है वो तथागत नाम के व्यक्ति को क्या सौंपा था? तो आम्र वन सौंपा था, आम का वन, आम का गाछी। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? जब गांधी जी पहुँचे चंपारण तो मठ का जो महंत था वो गांधी जी को शरण कहाँ दिया? तो एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। 25 है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया, किसके द्वारा किया गया? वैशाली महोत्सव का उद्घाटन जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया था। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? 4 में से। तो इसका जवाब होगा रेशमी टाई, ये उनकी रचना नहीं। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? इसमें से लिखना है। इसका जवाब होगा भोर का तारा। जानवर और जानवर, कहानी नहीं कहानी याद रहेगा याद, ये सब उन्हीं की रचना है। बाकी भोर का तारा जो है उनकी रचना नहीं है। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते क्षण साहित्य में क्या है? कहानी है, निबंध है कि क्या है ना? तो ये जो है एक निबंध है। वो सदा निराग किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को। थाड़न शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? तो थाड़ से। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? अभी कुछ देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया ही था, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया। समझ रहे हैं? आइए, ओ मेरे सपने क्या है? तो नाटक है। 33 गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक का। वो सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। ठीक है, आइए सिपाही की माँ पाठ को देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी किस एकांकी में है? बिस्नी तो सिपाही की माँ, सिपाही की माँ में ही बिस्नी नाम की किरदार है, जो कि सिपाही की माँ भी रहती है। मानक की माँ का नाम क्या है? वही मानक जो सिपाही है उसकी माँ का नाम ही बिस्नी है, जो कि सिपाही की माँ का मेन कैरेक्टर में से एक है। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? इसका होगा द्वितीय विश्व युद्ध में। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? किस चीज़ के बारे में चर्चा है? तो माँ बेटी के बारे में चर्चा है सिपाही की माँ में। मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादन करते थे? सारिका नामक पत्रिका का मोहन राकेश जो है संपादन करते थे। मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मनी नहीं, मुन्नी, मुन्नी होगा। मुन्नी जो रहती है मानक की बहन, वो डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए, कि भाई जो सिपाही में गया है उसका चिट्ठी आए कोई। तो बिस्नी जो है माँ भी कहती है, अपने भी जाती है कि भैया का कोई चिट्ठी आएगा, मानक भैया का। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक जो है बिस्नी माँ जो है उसकी, उससे दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। ठीक है। ईसाई हसाई लड़कियाँ, ईसाई उसाई लड़कियाँ सब जो थी बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? चावल दाल मांगती है। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, या किसने कहा? जवाब होगा ईसाई लड़की ने कहा, जो मांगने के लिए आई थी। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इसका जवाब होगा दरियाई घोड़ा, ये उनकी रचना नहीं है, बाकी सब उन्हीं की रचना है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो इसका जवाब होगा ना आने वाला कल। किसकी माँ पागल हो गई? इसका जवाब होगा सिपाही की माँ। आगे, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है?
मुन्नी और मानक, मुन्नी और मानक जो है ये दोनों भाई बहन रहते हैं। ये दोनों क्या है? भाई बहन है। इसके माँ कौन है? इनके माँ का नाम जो रहता है वो बिस्नी रहता है। क्या रहता है? बिस्नी। बिस्नी रहता है माँ। और पड़ोसी का नाम रहता है कुंती। पड़ोसी का नाम कुंती रहता है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो जवाब क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है? तो कुंती है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती रहती है? मंगलवार को। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है ये बात? सिपाही कहता है। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों के तार के जो करा रहते हैं उसके मोती तारों की तरह चमकते हैं। किस पाठ में यह उद्धरण आया है या पंक्ति आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये किस पाठ में यह लाइन है? तो सिपाही की माँ में। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। ठीक है। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जानवर और जानवर मोहन राकेश की रचना है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा बच्चों इतिहास और आलोचना। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ जो है मोहन राकेश की, मोहन राकेश के कौन सी किताब से सिपाही का पाठ लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य जो है ये अंडे के छिलके तथा अन्य नाम का जो किताब है इनका, इसी किताब से सिपाही की माँ नामक एकांकी लिया गया है। ये किताब कौन लिखे है? मोहन राकेश ने ही लिखा है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? अभी बताए थे आप लोगों को, बिस्नी हो जाएगा। बिस्नी ना है मुन्नी और मानक की माँ। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? जवाब होगा बर्मा में हो रही है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ कौन है? तो बिसनदेई हो जाएगा। बिसनदेई कहिए या बिस्नी कहिए, बात एक ही हुआ। बिस्नी या बिसनदेई एक ही हुआ। ठीक है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो इसका जवाब होगा पड़ोसिन है। रवेश ज्या होता है, क्या होता है? तो ये जो है मोटे सूत की बुनी चादर होती है। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके? तारों के। तो क्वेश्चन पहले भी आया था। आइए प्रगीत और समाज नामक पाठ को देखते हैं। नामवर सिंह की रचना जो कि छूट गया था ऊपर में, इसमें से क्वेश्चन बताने के बदले में वो आ गया था आपको दूसरा चैप्टर भगत सिंह वाला, तो इसको देख लीजिए। नामवर सिंह की कौन सी रचना है इसमें से? तो जवाब आप जानते हैं, प्रगीत और समाज। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इसका जवाब हो जाएगा BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? इसका जवाब हो जाएगा बच्चों, प्रगीत जो है प्रबंध काव्य है। दुनिया के हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि की कविता का अंश है? जवाब हो जाएगा केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह में के कविता में है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कविता सब है उसमें कौन चीज़ को आप ध्यान रख के अपनी रचनाएं किए हैं? तो होगा प्रबंध काव्य। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? इसका जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? प्रगीतात्मकता का क्या अर्थ है सच्चे अर्थ में? समाज के विरुद्ध व्यक्ति, जो समाज की गड़बड़ियों को उजागर करता हो। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मनोहार, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो शमशेर बहादुर सिंह के। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? नागार्जुन के रचनाओं में क्या चीज़ ज़्यादा देखी गई है? तो फक्करपन, निष्क्रिय फक्करपन देखा गया है नागार्जुन के रचनाओं में। नागार्जुन जी यहीं के थे, बिहार के ही थे। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को कौन किताब के लिए मिला? कविता के नए प्रतिमान के लिए। लेकिन कब मिला? जवाब होगा 1971 ईस्वी में। आगे देखते हैं, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो इसका जवाब हो जाएगा नागार्जुन की।
नामवर सिंह 1970 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे? तो जवाब हो जाएगा जोधपुर विश्वविद्यालय में, जोधपुर विश्वविद्यालय। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? प्रलय की छाया के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तुलसीदास नामक रचना के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसी पाठ में से है सब। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? आपको पता है, नामवर सिंह ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? किस कविता में लाइन है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है? तो तय तो यही था, इसी का है। 19वां क्वेश्चन देखिए, तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है ये? तुम लोगों से दूर हूँ ये किसकी कविता है? इसका जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध की कविता है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? इसका जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? देखिए 4 किताबों का नाम है यहाँ। बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरिच, दूसरी परंपरा की खोज। प्यारे बच्चों, इसका जवाब तिरिच हो जाएगा। ये नामवर सिंह की रचना नहीं है, आपको पता है। तिरिच जो है उदय प्रकाश की रचना है ना। तो बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, ये सब नामवर सिंह की रचना है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? इसका जवाब हो जाएगा निराला की कविता है। 24 है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? बताइए, नामवर सिंह है ना। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो प्रगीत और समाज तो एक निबंध है। आगे देखते हैं। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कविता के नए प्रतिमान जो किताब है, कृति है, रचना है, उसी के लिए मिला था उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। नामवर सिंह कौन सी किताब के प्रधान संपादक थे? कौन से पत्रिका का संपादक थे वो? तो आलोचना, आलोचना नामक एक पत्रिका आती थी जो 3 महीने पर एक बार आती थी। उसी के नामवर सिंह जो है प्रधान संपादक थे, मैन एडिटर थे। कामायनी के कवि कौन है? कामायनी जो चैप्टर है, कविता किताब है, उसके लेखक कौन है? तो इसका जवाब होगा कामायनी के, इसमें गड़बड़ी है। कामायनी के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। लिरिक का पर्याय क्या होता है? प्रगीत। प्रगीत को ही लिरिक यानी कि गीत कविता कहते हैं। गीत जैसे गाए जाने वाले कविता को ही प्रगीत कहते हैं। ठीक है, तो लिरिक का पर्याय प्रगीत हो जाएगा। आइए 10वें चैप्टर को देखते हैं, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की उत्कृष्ट रचना है, आत्मकथा है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। देखिए जूठन के रचनाकार कौन है? तो आपको पता ही है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है इसमें से? जूठन ही ना है। चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? जवाब होगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो भारत रत्न जो है नहीं मिला है। बाकी ये सारे पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान और अंबेडकर पुरस्कार सब मिला है। खाली भारत रत्न उनको नहीं मिला है, भारत रत्न नहीं मिला है खाली। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? इसका जवाब होगा दलित आंदोलन। दलित के खिलाफ, दलित पर जो शोषण किए जा रहे थे, उस आंदोलन के महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? जवाब होगा बड़ला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। 7वां, हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा स्कूल में हेडमास्टर ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो उनके पिताजी। उनके पिताजी उनको प्यार से मुंशी जी कहते थे। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? उनके पिताजी ने देख लिया। फिर वो बहुत गुस्से भी हुए। क्यों? इससे जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? लोदक नहीं, ये लेखक है। जब लेखक बच्चे थे तो शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था। जूठा खाते थे वो लोग शादी ब्याह पर, बहुत गरीबी में थे। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है इस सब में से? तो प्रायश्चित। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इसका जवाब होगा सुखमय जीवन। 13 देखिए, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? सुरेंद्र सिंह ने कहा।
सबको ध्यान रखना होगा। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? तो जवाब होगा लेखक की माँ ने, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ ने। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया? गांव भर का, घर का, जगह जगह का गांव में चारपाई लाया गया बराती को बैठने के लिए। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने लाया ढो ढो करके? तो लेखक के पिताजी ने लाया। पहले जो छोटे जाति के लोग होते थे उसको बहुत दिक्कत दिया जाता था ना। जूठन क्या है? तो जूठन आत्मकथा है, यानी अपने आप की जीवनी को ही आत्मकथा कहते हैं। लेखक बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान ने चाहा, किस्मत अच्छी हुई, फिर राइटर बने, आत्मकथा लिखे, तो अपनी कहानी लिखी, सच्ची कहानी है उनकी, है ना। आत्मकथा है ना जूठन। जूठन क्या है? कहानी है कि आत्मकथा? आत्मकथा, अपनी कहानी, अपनी जीवनी। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? जवाब होगा सुखदेव सिंह त्यागी का। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगावे है? या किसका कथन है? तो जवाब होगा लेखक के पिताजी का। वो देखे तो यही बात बोले थे। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो कालीराम था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी को। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम एक किताब है जिसमें कि वो बहुत सारी कहानी है। उसके कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कहानी संग्रह वही लिखे हैं। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? इसका जवाब होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। जूठन में चित्रण हुआ है, किस चीज़ का चित्रण है? तो जूठन में जो है सामाजिक विषमता का चित्रण है। समाज में सब समान रूप से नहीं देखे जाते हैं, छोटे वर्ग बड़े वर्ग, छोटे जाति बड़े जाति, समता नहीं है, विषमता है। तो सामाजिक विषमता को चित्रित किया है जूठन पाठ में। आत्मकथा, लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? इस आत्मकथा के अनुसार लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? जवाब होगा ब्रह्मदेव तगा के घर, है ना, ब्रह्मदेव के घर काम करती थी लेखक की माँ। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? कौन सा नाटक घर उन्होंने खोला था? इसका जवाब मेघदूत होना चाहिए, मेघदूत होगा। ठीक है। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? तो महाराष्ट्र में स्थापित हुई, महाराष्ट्र में उन्होंने खोला था ये नाट्यशाला। ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र ये रचना कौन की है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया है। जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन जो है ये राजनीतिक चेतना की रचना है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं जो रचना है वो उनकी कैसी कृति है? तो उपन्यास है। आइए हंसते हुए मेरा अकेलापन नामक पाठ को हम लोग देख लेते हैं, जो कि मलियज साहब की रचना है। तो पहला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा मलियज। मलियज की कौन सी रचना है इसमें से? तो आप जान ही गए होंगे, हंसते हुए मेरा अकेला। अब तीसरा है, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय में। मलियज के पिता का क्या नाम था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? कौन सा काम लोग नहीं करें तो मानवता अधूरी है? जवाब होगा रचनात्मक कर्म, क्रिएटिव काम करते रहना चाहिए आदमी को। मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? बचपन में कौन से रोग से मलियज जो है ग्रसित थे? इसका जवाब होगा क्षय रोग। क्षय रोग समझते हैं, टीबी बीमारी, उसी को क्षय रोग कहा जाता है। उसी से वो जो है परेशान रहते थे। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? जवाब होगा 7-8 साल। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? सूचना केंद्र जब गए लेखक तो उनको आकर्षित करने वाला व्यक्ति कौन था? जवाब इसका हो जाएगा बलभद्र ठाकुर। देखिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मलियज की आलोचना है? मलियज की लिखित आलोचना वाला साहित्य कौन सा है इसमें से? हाँ, तो इसका जवाब होगा कविता से साक्षात्कार। ये मलियज की ही रचना है, आलोचना है, यानी व्यंग्य कसा गया है इसमें। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? तो ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। कौन सी रचना मलियज की है? चारों में से कौन सी रचना? तो ये जख्म पर फूल उन्हीं की रचना है। 13, मलियज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? 1971 ईस्वी में लिखी। मलियज की माँ का नाम क्या था? प्रभावती था।
मलियाज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, है ना। उसका सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो जवाब होगा चुनौती को झेलने में सुरक्षा ही है। रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? द्वंद्वात्मक होता है। रेचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक, गलत लिखा गया है, द्वंद्वात्मक होता है। रेचने और भोगने का रिश्ता जो होता है, भोगने का रिश्ता, वो द्वंद्वात्मक होता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं कौन है? मलियाज जी ने है। मलियाज का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए, मलियाज का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव था। कौन सी रचना मलियाज की है? इसमें कविता से साक्षात्कार उन्हीं की रचना है। कौन सी रचना मलियाज की नहीं है? इसका जवाब होगा सुनो राधिके, ये उनकी रचना नहीं है, बाकी सब उन्हीं की रचना है। ये सब कविता संग्रह है। कविता संग्रह है कौन? जख्म पर धूल जो है किताब, ये कविता संग्रह है। कविता है उसमें बहुत सारी। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? ये क्या है? तो डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, नाटक, सब में है, डायरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो मलियाज का ये कथन है। आइए तिरीच पाठ को देखते हैं, उदय प्रकाश की रचना को। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तिरीच। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो सागर विश्वविद्यालय, सागर से। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तो दिनमान। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? एमिनेंस नामक अंग्रेजी पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया। अंग्रेजी भी बड़े अच्छे जानते रहे हैं उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो संडे मेल। लेखक को किसने बताया, उदय प्रकाश को, कि तिरीच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? तिरीच जानता है ना, इसको गाँव घर में सनगोहे या सन खोपरी क्या कहते हैं पता नहीं, विष खोपरी भी कहते हैं या सनगोहे कहते हैं। तो उसमें उन्हें किसने कहा कि तिरीच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? तो इसका जवाब होगा थानू, जो रहता है थानू नाम का आदमी, वो कहता है। चलिए, गाँव घर की अंधविश्वास को दिखाया गया इसमें। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? जवाब होगा नीलकंठ। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए, है ना? तो इसका जवाब होगा बी, डॉक्टर पंत ने। मैंने 3 नोट 300 का 100 करके 3 ठो नोट किसने दिया, ये कहने का सेंस है इसका। तो डॉक्टर पंत ने दिया। पैसा कौन दिया लेखक को? तो पंत ने। लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो इसका जवाब होगा हाथी तथा तिरीच। इनको इससे बड़ा डर लगता था। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो इसका जवाब होगा बोलने और चीखने की, जो कि उनके पिताजी ही उन्हें बताए। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? ट्रैक्टर से तो मिनर्वा टॉकीज के पास। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो जवाब होगा आवाज़, चिल्लाना। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए, कोर्ट में हाजिर होने के लिए। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो वारिस। वारिस नाम की कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है। दरियाई घोड़ा, मेघोसिल और पीली छतर वाली लड़की, ये सब उदय प्रकाश की ही रचना है। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? जवाब होगा डिसाइटिस, है ना। ये अधूरा हो गया है, अपेंडिसाइटिस, है ना। कभी कभी डिसाइटिस भी लिख देता है, तो वही दीजिएगा, नहीं अपेंडिसाइटिस लिखा हो तो वो दिख रही है। तिरीच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरीच कहानी में जो पिताजी हैं तो उनके पिताजी का नाम क्या रहता है? राम स्वारथ प्रसाद। कहानीकार तिरीच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? कहानीकार जो है, लेखक जो है उदय प्रकाश, वो तिरीच जो मर गया उसके लाश को जलाने के लिए, सनगोह के लाश को जलाने के जंगल में किसके साथ गए थे? तो थानू के साथ, या थान या थानू एक ही आदमी है उसके पास, उसके साथ में। पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार ज्योतिषी थे और वैद्य चिकित्सक भी थे। आगे देखते हैं। तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश है। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? देखिए कुछ रचनाओं का नाम है, कौन सी नहीं है उनकी रचना।
इसका जवाब होगा टूटा हुआ पुल। ये उनकी रचना नहीं है, बाकी सब उन्हीं की रचना है सब। तिरिच कैसी कहानी है? जवाब होगा प्रतीकात्मक है, संकेतात्मक है। प्रतीकात्मक या दिया रहे जादुई यथार्थ। तिरिच कहानी कैसी है? तो जादुई यथार्थ है, यानी तो प्रतीकात्मक कहानी। समझे? अब चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो इसका जो जवाब देंगे आप, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, है ना। टेंशन में रहते हैं और ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाती है, इस सब के कारण से। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है इस सब में से? तो जवाब होगा दरियाई घोड़ा। तिरिच के लेखक कौन है बताइए आपको? उदय प्रकाश। तिरिच क्या होता है? तो विषखापड़, जहरीला लिजार्ड, या यूँ कहें कि छिपकली प्रजाति का एक जानवर। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेवा परेवा तो ये कहानी संग्रह है, कहानी का संग्रह है अरेवा परेवा नामक किताब। बहुत सारी कहानी उसमें। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, या किसने बतलाया? तो ये बतलाया था कहानीकार की माँ ने उन्हें। तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? इसका जवाब होगा जादुई यथार्थ की कहानी। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? इसका जवाब होगा कहानीकार के पिताजी से। शिक्षा पाठ 13वां अंतिम गद्य खंड का पाठ है। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? आपको पता है शिक्षा ही। शिक्षा साहित्य की कौन सी विधा है? तो संभाषण है, कहानी नहीं है, संभाषण है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश वही होना चाहिए या कोई और बताइए? आंध्र प्रदेश ही होगा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश दूसरा ऑप्शन था ना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही इसका जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? तो 10 वर्ष के थे। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? शिक्षा साहित्य की कौन सी विधा है? मैंने संभाषण है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? ये भी पूछ देता है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, ध्यान रखिएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? जवाब होगा जहाँ भय हो, जहाँ डर होगा वहाँ मेधा नहीं होगा। यानी अच्छा दिमाग तेज वाला आदमी नहीं बन सकता वहाँ। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? इसका जवाब होगा जीवन को समझना। पढ़ने का मुख्य मकसद जीवन को समझना है। डिग्री लेना, बहुत तरह का परीक्षा पास कर देना से ज़रूरी है जीवन को समझना। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो व्यापकता देती है, हमारे दिमाग को विकसित करती है, चारों तरफ दुनिया का समझ देती है। सच्ची शिक्षा है कि नहीं? बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो स्वतंत्र वातावरण में। ज़्यादा गुलामी जैसा ज़िंदगी नहीं रहना चाहिए बच्चों का। ज़िंदगी का अर्थ क्या है? इसका जवाब होगा सत्य की खोज करना। ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? मानव की जो सोच है, उसके संबंध जो हैं, उसके प्रेम है, उसको कौन चीज़ है जो नष्ट कर देता है? तो भय, डर। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? नाश की ओर जा रहा है दुनिया। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, तो फर्स्ट होना चाहिए। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? तो जवाब होगा जे कृष्णमूर्ति। बताइए जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम? जिद्दू कृष्णमूर्ति। पूछता है क्वेश्चन। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो पूंजीपति से। साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा 12 मई 1895 ईस्वी को। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? पता है आपको? जिद्दू कृष्णमूर्ति की है। जे कृष्णमूर्ति की। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्राय लिखते थे कि वे उपन्यासकार थे कि क्या थे, क्या नहीं थे? तो वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे, उपदेश जैसे बोलते रहते थे, संभाषण करते रहते थे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये क्वेश्चन पहले भी आया है, आंध्र प्रदेश। लॉर्ड बेटर या लीड बेटर भी कभी कभी लिख देता है। तो लीड बेटर या लॉर्ड बेटर
किन में विश्व के शिक्षक के रूप में देखते हैं? किन्हें विश्व के शिक्षक के रूप में देखते हैं? विश्व शिक्षक किनको कहा है उन्होंने? लीड बेटर ने या लॉर्ड बेटर ने विश्व शिक्षक किन्हें कहा है? जे कृष्णमूर्ति को। समझ रहे हो? इसलिए जे कृष्णमूर्ति को जो है विश्व शिक्षक कहा जाता है। जे कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना है? आपको पता ही है, शिक्षा है। और एक बात बताता चलो, महामनीषी किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। महामनीषी किसे कहा जाता है? महामनीषी, तो इसका भी जवाब होगा जे कृष्णमूर्ति। विश्व शिक्षक भी जे कृष्णमूर्ति, अब महामनीषी, महामानव भी जे कृष्णमूर्ति को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम काव्य खंड को बाद में शुरू करेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग इतने की बेहतर तैयारी करें और हमारी अनंत शुभकामनाएं आप सभी के साथ जा रही है।